नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के जीएस पेपर फर्स्ट के यूनिट 10 के पार्ट 5 के बारे में। प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार है। बोर्ड परीक्षा और यूपी पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह विषय बार बार पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत मृदा के बारे में सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा, वन, खनिज, इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों को शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि मृदा क्या है। मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने और जलवायु प्रक्रिया के कारण लाखों वर्षों में होता है। यह परत जीवन और कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम मृदा की परिभाषा एक विशेषज्ञ के अनुसार समझते हैं। रैमैन ने 1971 में मृदा की एक परिभाषा प्रस्तुत की। अतः रैमैन के अनुसार मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली अपक्षयी ठोस पपड़ी की परत है जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। अतः मृदा एक अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है क्योंकि इसके निर्माण में एक लंबी अवधि लगती है। इस परत में पौधों के उपयोग के लिए आवश्यक तत्व भी मौजूद होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी यानी मृदा कैसे बनती है और इसमें इतने सालों तक कौन सी प्रक्रिया होती है? मृदा ही हमारे जीवन और खेती का आधार है और बोर्ड प्लस यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में यह टॉपिक्स बार बार पूछा जाता है। आज हम मृदा निर्माण के कारकों को डिटेल्स में स्टेप वाइज समझेंगे। तो आइए जानें। मृदा के निर्माण में कई कारक योगदान देते हैं। ये कारक सॉइल की गुणवत्ता, प्रकार और उपजाऊपन को तय करते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी प्रमुख कारक को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मृदा निर्माण में 6 कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है आधारभूत शैल या इसे जनक पदार्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृतिक उच्चावच, समय या विकास की अवधि तथा 6 है वनस्पति। तो अब हम आधारभूत शैलों के बारे में जानेंगे कि यह किस प्रकार मृदा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। आधारभूत मृदा या पेरेंटल सॉइल वह चट्टानी परत है जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ चट्टानों के भौतिक व रासायनिक अपक्षय से ही प्राप्त होता है। मृदा का रंग, संरचना तथा उसमें उपस्थित खनिज उसके मूल चट्टानों पर ही निर्भर करती है। यानी यह कहा जा सकता है कि मिट्टी की उर्वरता और गुण इस चट्टान की प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं कि वह किस चट्टान से निर्मित हुई है। जैसे हम उदाहरण के लिए यह समझ सकते हैं, बेसाल्ट चट्टान से बनी मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि बेसाल्ट चट्टान से जो मृदा बनती है वह काली मृदा कहलाती है और काली मृदा में जल धारण की क्षमता अत्यंत अधिक होती है। इसके अलावा बालू वाली चट्टानों से बनी मृदा का उपजाऊपन कम होता है। बलुई मिट्टी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है और वहाँ पे खेती करना लगभग असंभव के बराबर है, लेकिन खेती करने के लिए अत्यंत कोशिशें जारी हैं जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भी शामिल किया गया है। उसके द्वारा राजस्थान के शुष्क इलाकों में भी जल पहुंचाया जा रहा है जिसकी वजह से वहां खेती को संभव बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है तथा इन बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा होता है जो सॉइल फर्टिलिटी को अत्यंत विशेष रूप से प्रभावित करती है। तो आइए हम जानते हैं कि इन ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में से किस तरह बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत पे 2 तरह की क्रस्ट पाई जाती है जिसमें एक महासागरीय क्रस्ट कहलाती है तथा दूसरी महाद्वीपीय क्रस्ट कहलाती है। इन महासागरीय तथा महाद्वीपीय क्रस्ट को मिलाने के बाद शुरुआती से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल पाया जाता है जहाँ की मृदा पूरी ठोस रूप से पाई जाती है। इसके बाद नीचे मेंटल पाया जाता है, फिर उसके नीचे
कोर पाया जाता है, जो पृथ्वी का केंद्र भी कहलाता है। 0 से 100 किलोमीटर तक जो क्रस्ट पाया जाता है इसे स्थल मंडल कहते हैं। इसके नीचे मेंटल की ऊपरी परत में रेडियो सक्रिय तत्वों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण रेडियो सक्रिय तत्वों के आपस में टकराहट के कारण तापमान अत्यंत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धद्रवित अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। अतः किसी पदार्थ का यह गुण है कि अगर वह द्रव अवस्था में होगा और उसका तापमान अत्यधिक ज़्यादा होगा तो फिर वह संवहनीय धाराओं की भांति ऊपर उठेगा। यही प्रक्रिया यहाँ पे मेंटल के ऊपरी भाग में होती है। अतः यहाँ मौजूद पदार्थ, जिसे मैग्मा कहा जाता है, वह संवहनीय धाराओं की भांति ऊपर उठने लगता है। ऊपर जाकर यह क्रस्ट की निचली परत से टकराकर नीचे की ओर मुड़ जाता है। नीचे की ओर मुड़कर आने पर वह पुनः उसी गर्म मैग्मा में सम्मिलित होने की वजह से फिर संवहनीय धाराओं की भांति ऊपर उठने लगता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा ऊपर जब संवहनीय धाराएं क्रस्ट के निचले भाग से टकराती हैं तो वह क्रस्ट की निचली परत को कमज़ोर कर देती हैं। क्रस्ट की निचली परत कमज़ोर होने के बाद नीचे मौजूद मैग्मा अत्यंत तीव्र गति से ऊपर की ओर आने लगता है, जिससे अत्यंत विनाशकारी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ज्वालामुखी के इस विस्फोट से जो मैग्मा बाहर आता है, उस मैग्मा से बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि बेसाल्टिक चट्टानें भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम भारत का मैप बना लेते हैं। हम देखते हैं कि भारत के सबसे निचले भाग पे केरल, उसके बाद फिर कर्नाटक, फिर मुंबई, फिर यहाँ पे गुजरात, उसके बाद फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे राजस्थान, फिर आगे बढ़ते हुए पंजाब, उसके बाद फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे लद्दाख, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, उसके बाद फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है, उसके बाद फिर यहाँ पे नागालैंड, फिर मणिपुर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं पश्चिम बंगाल के पास में, उसके बाद फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर यहाँ पे तमिलनाडु। यही भारत के सीमावर्ती राज्य भी कहलाते हैं। इस प्रकार हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि बेसाल्टिक चट्टानें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती हैं। गुजरात तब भी किनारे पर जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही पाई जाती हैं। इसीलिए इस भाग में काली मृदा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इसी कारण से यहाँ पे कपास, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में भी होता है। अतः इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि सॉइल की फर्टिलिटी सीधे उसके पेरेंटल रॉक पर ही निर्भर करती है। अब हम देखते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट कारक के बारे में जो मृदा निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक ही प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में दो अलग अलग प्रकार की चट्टानों से एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार जलवायु मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि वर्षा और तापमान से चट्टानों का अपक्षय होता है और जैविक प्रक्रियाओं को गति मिलती है। जलवायु के अंतर्गत मुख्यतः वर्षा और तापमान की प्रक्रिया ही देखी जाती है। अतः अब हम वर्षा वाले क्षेत्र को देखते हैं। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा जल्दी बनती है और जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिसे निक्षालन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर
वर्षा अत्यंत तीव्र मात्रा में हो रही है या अत्यंत तीव्र गति से हो रही है, तो पृथ्वी की ऊपरी परत में, जिसे ओ हॉरिजॉन भी कहा जाता है, यहाँ मौजूद जितने भी पोषक तत्व होंगे वे सारे घुलकर नीचे की परत में ए हॉरिजॉन में पहुँच जाते हैं। अतः कभी कभी जब वर्षा की मात्रा अत्यंत अधिक होती है या पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट पे जल का जमाव अत्यंत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पृथ्वी की ऊपरी परत से घुलकर नीचे आए हुए पोषक तत्व ए हॉरिजॉन से भी नीचे घुलकर बी हॉरिजॉन में पहुंच जाते हैं। यही प्रक्रिया पूरी निच्छालन की प्रक्रिया कहलाती है। अतः वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल की एलुवियल सॉइल अत्यंत तीव्र मात्रा में व तेज गति से बनती है, क्योंकि वहाँ यहाँ रेनफॉल बहुत अधिक होती है। आइए हम देखते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रेनफॉल क्यों अधिक मात्रा में होता है। इसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझते हैं, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वह भारत के पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में अत्यंत तीव्र मात्रा में वर्षा करता है। इसके अलावा जो अरब सागर की जो अरब सागर से निकली दक्षिण पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में आपस में टकराकर उतने ही क्षेत्रों में घनघोर वर्षा करती हैं। इसी की वजह से मेघालय के कासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यही कारण है कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अतः अब हम तापमान के प्रभाव को देखते हैं। तापमान भी सॉइल फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाई टेम्परेचर से चट्टानों का अपक्षय अत्यंत तीव्र गति से होता है। तापमान कम होने से चट्टानों का अपक्षय धीमी गति से होता है। लेकिन राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी रेनफॉल कम होने से सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन के लिए तापमान के साथ साथ वर्षा भी अत्यंत तीव्र गति से होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में तापमान तीव्र होने के साथ वहाँ वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर तक ही पाई जाती है। यही कारण है कि वहाँ सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इस प्रकार रेनफॉल एंड क्लाइमेट मिलकर सॉइल की क्वालिटी और डेप्थ को तय करते हैं। अब हम मृदा के निर्माण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक को समझेंगे और वह है जैविक पदार्थ। तो आइए देखते हैं। मृदा में पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के मृत अवशेषों को जैविक पदार्थ कहा जाता है। ये अवशेष ही धीरे धीरे सड़ गलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। मृदा निर्माण में वनस्पतियों व जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनस्पतियों व जीवों के अवशेष से ह्यूमस का निर्माण होता है, जिसकी वजह से मृदा उपजाऊ बनती है। तो चलिए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं पे वृक्षों की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पे पत्तियों की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वृक्षों से पत्तियाँ लगातार गिरती रहती हैं। इसके अलावा वहाँ पे घास फूस की मात्रा भी अधिक होती है। यही घास फूस और पत्तियाँ सड़ गल के ह्यूमस का निर्माण करती हैं, जो मिट्टियों के उपजाऊपन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब हम मृदा निर्माण के एक और महत्वपूर्ण कारक स्थलाकृतिक उच्चावच के बारे में समझेंगे। तो आइए जानें। भूमि की ऊंचाई, निचाई, ढाल और बनावट को स्थलाकृतिक उच्चावच कहा जाता है। यह तय करता है कि मृदा कहाँ जाएगी और कहाँ बहकर नष्ट हो जाएगी। स्थलाकृतियों के घटक ऊंचाई, ढाल आदि मिट्टी के जमाव तथा उसके अपरदन पर भी प्रभाव डालते हैं।
तेज ढाल वाले क्षेत्र पर मिट्टी की परत पतली होती है, जो कि अवशिष्ट मृदा कहलाती है। इसके अलावा मंद ढाल पर मृदा की परत मोटी होती है। अतः साधारण ढाल जहाँ पर जल का प्रवाह अच्छा होता है, जो कि मिट्टी के विकास के लिए आदर्श माना जाता है। आइए इसे हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है और ये मैदान है। जैसे कि हम देखते हैं कि इन ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा बह जाती है, जबकि यहाँ पे आके मृदा इकट्ठा हो जाती है। जब सूर्य का तापमान ज़्यादा होता है तथा बारिश अत्यधिक मात्रा में होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाइयों पे वर्षा की अत्यधिक मात्रा के कारण यहाँ से मिट्टियाँ कट के नीचे समतल वाले मैदान में इकट्ठा हो जाती हैं तथा तापमान भी अत्यधिक होने से यहाँ पे चट्टानों का भौतिक अपक्षय बहुत ज़्यादा होता है। यही दोनों कारक मिलके मृदा का निर्माण करते हैं तथा यही वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों पे यहाँ पे मृदा का निर्माण अत्यंत धीमी गति से तथा मैदानी भागों में मृदा का निर्माण अत्यंत तीव्र गति से होता है। हिमालयी क्षेत्रों में मृदा अधिकतर पतली पाई जाती है। इसके विपरीत समतल क्षेत्रों में मृदा गहरी और अधिक उपजाऊ पाई जाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मृदा अत्यंत उपजाऊ पाई जाती है। जैसे इसे मैप में समझते हैं कि यहाँ से जब नदियाँ बह के आती हैं, जैसे ये पहली नदी है सिंधु, इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र, ये गंगा, ये तीनों नदियाँ जब उत्तर के मैदानों से होके गुजरती हैं तो यहाँ पे लाए गए अवसादों का निक्षेपण कर देती हैं, जिसकी वजह से इन मैदानी भागों की मिट्टियाँ अत्यंत विकसित होती हैं। अतः यह विकसित होने के साथ साथ उपजाऊ भी होती हैं। अतः ढाल जितना अधिक होगा, मृदा का अपरदन उतना अधिक होगा। इस प्रकार स्थलाकृतिक उच्चावच मृदा की मोटाई, उर्वरता और वितरण को नियंत्रित करता है। अब हम मृदा के अंतिम महत्वपूर्ण कारक को देखते हैं, वह है समय और अवधि। तो आइए देखते हैं। समय से तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें चट्टानें धीरे धीरे अपक्षय होकर मृदा में बदलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण एक दिन या वर्ष में नहीं, बल्कि हजारों वर्षों में होता है। यहाँ में हमारे नोट्स में यह लिखा है कि 1 से 2 सेंटीमीटर मृदा बनने में 100 से 200 साल लग जाते हैं। समय के साथ मृदा के गुणों में परिवर्तन होता है। इस आधार पर मृदा को युवा, प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था में भी बांटा गया है। जैसे पुराने समतल क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा अधिक विकसित और उपजाऊ होती है, जबकि नई नदी घाटियों में बनी मृदा अपेक्षाकृत कम विकसित होती है। तो इस वीडियो में हमने मृदा के निर्माण के सभी प्रमुख कारकों को उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से समझा है। अगर हमारा समझाना आपको उपयोगी लगा हो और हमारे द्वारा समझाया गया विषय आपको स्पष्ट हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का पार्ट 6 इसी सरल और परीक्षा उपयोगी तरीके से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।